नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक इंसान के अदम्य साहस, उसकी जिद, उसके सपनों और इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे की कहानी है। जब भी हम सड़कों पर किसी चमचमाती कार को देखते हैं तो अक्सर हमारी नज़र उसके लोगो पर जाती है, और अगर वह लोगो टोयोटा का हो तो हमारे मन में एक भरोसे का भाव आता है कि यह गाड़ी मजबूत होगी, टिकाऊ होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टोयोटा की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस विशाल साम्राज्य की नींव एक बहुत ही छोटे से गांव में एक साधारण सी लकड़ी के करघे से रखी गई थी? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक लकड़ी का करघा। यह कहानी है साकिची टोयोडा की, जिन्हें जापान का थॉमस एडिसन भी कहा जाता है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के जापान में। उस समय जापान एक बहुत ही बंद और पारंपरिक देश हुआ करता था, जो धीरे धीरे आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ा रहा था। साकिची टोयोडा का जन्म 1867 में शिजुओका प्रांत के एक बहुत ही गरीब बढ़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक कुशल बढ़ी थे और उनकी मां गांव की अन्य महिलाओं की तरह दिनरात सूत कातने और कपड़े बुनने का काम करती थीं। बचपन से ही साकिची एक बहुत ही शांत और विचारशील बच्चे थे। वे अक्सर अपनी मां को घंटों तक उस पुराने और भारी लकड़ी के करघे पर काम करते हुए देखते थे। उस करघे को चलाना बहुत मेहनत का काम था। उनकी मां के हाथ दर्द करने लगते थे, उनकी पीठ झुक जाती थी, लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें वह काम करना ही पड़ता था। साकिची के पिता चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा उनके नक्शेकदम पर चले और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन बढ़ी बने। पिता के सम्मान में साकिची ने आरी, हथौड़ा और रंदा चलाना तो सीख लिया, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उनका दिल लकड़ी के फर्नीचर बनाने में नहीं, बल्कि मशीनों की उस लयबद्ध गति में लगता था। उन्हें लगता था कि क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे उनकी मां और गांव की अन्य महिलाओं की यह दिनरात की कड़ी मेहनत कुछ कम हो सके। क्या कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकती जो इस बुनाई के काम को थोड़ा आसान और तेज कर दे? दोस्तों, यहीं से जन्म होता है एक महान आविष्कारक का। जब इंसान के भीतर किसी की तकलीफ को दूर करने की सच्ची तड़प होती है, तो उसके दिमाग में नए विचारों के बीज अपने आप अंकुरित होने लगते हैं। एक दिन साकिची के एक शिक्षक ने उन्हें पेटेंट और आविष्कारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया और दुनिया को बदल दिया। उस दिन साकिची को अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। उन्होंने सोच लिया कि वे एक ऐसा करघा बनाएंगे जो तेज चले और जिसे चलाने में कम मेहनत लगे। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। साकिची ने जब अपने इस विचार पर काम करना शुरू किया तो गांव के लोग उन पर हंसने लगे। लोग कहते कि यह लड़का पागल हो गया है, बढ़ी का काम छोड़कर महिलाओं के करघे के पीछे पड़ा है। यहां तक कि उनके पिता भी उनके इस पागलपन से खुश नहीं थे। लेकिन साकिची धुन के पक्के थे। वे दिनरात अपने अस्तव्यस्त खलिहान में लकड़ियों के टुकड़ों के साथ प्रयोग करते रहते। वे भूल जाते थे कि उन्हें खाना भी खाना है। उनके कपड़ों से हमेशा तेल और लकड़ी के बुरादे की महक आती रहती थी। महीनों की कड़ी मेहनत और कई असफलताओं के बाद 1890 की गर्मियों में एक चमत्कार हुआ।
साकिची ने एक ऐसा लकड़ी का करघा तैयार कर लिया जो पुराने करघे से कहीं ज्यादा उन्नत था। इसमें शटल को इस तरह से सेट किया गया था कि वह एक हाथ से आसानी से चल सके। जब उनकी मां ने पहली बार उस करघे को चलाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। काम की गति दोगुनी हो गई थी और मेहनत आधी। जो गांव वाले कल तक साकिची का मजाक उड़ाते थे वे अब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। महिलाओं की भीड़ साकिची के घर के बाहर लगने लगी। हर कोई चाहता था कि साकिची उनके करघे को भी सुधार दें। यह साकिची की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन उनके सपने इससे कहीं ज्यादा बड़े थे। इसी दौरान साकिची को पता चला कि टोक्यो में एक राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी लगने वाली है। वे अपने थोड़े से पैसे बचाकर टोक्यो पहुंच गए। टोक्यो की वह प्रदर्शनी उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा थी। वहां उन्होंने विदेशों से आई एक से बढ़कर एक मशीनें देखीं। वे उन मशीनों को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि हफ्तों तक हर दिन उस प्रदर्शनी में जाते और मशीनों के पुर्जों का चित्र अपनी डायरी में बनाते। एक दिन प्रदर्शनी के एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ रोज क्या करते हो? क्या तुम कोई जासूस हो? साकिची ने शांत स्वर में जवाब दिया कि मैं इन विदेशी मशीनों को इसलिए देख रहा हूं ताकि मैं एक दिन अपने देश जापान के लिए इससे भी बेहतर मशीनें बना सकूं। यह उनका आत्मविश्वास था, उनका राष्ट्र प्रेम था। टोक्यो से लौटकर साकिची ने अपना काम और तेज कर दिया। उन्होंने भाप से चलने वाले पावर लूम का आविष्कार किया। उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन व्यापार की दुनिया बहुत निर्मम होती है। शुरुआत में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। उनके पास पैसे खत्म हो गए। उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन साकिची ने हार नहीं मानी। उन्होंने लघु अवधि के मुनाफे से दीर्घकालिक लक्ष्य को पोषित करने की रणनीति अपनाई। उन्होंने करघे के छोटे छोटे पुर्जे बनाकर बेचना शुरू किया ताकि अपने बड़े शोध के लिए पैसे जुटा सकें। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी मशीनें बिकने लगीं। उन्होंने मित्सुई जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की। लेकिन साकिची का दिमाग एक व्यवसायी से ज्यादा एक इंजीनियर का था। जब उन्हें लगा कि कंपनी के प्रबंधन के कारण उनके शोध कार्य में बाधा आ रही है, तो उन्होंने अपनी ही बनाई कंपनी को छोड़ दिया और एक नई कंपनी शुरू की ताकि वे पूरी तरह से अपने आविष्कारों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वह था स्वचालित करघा। यह एक ऐसी मशीन थी जो धागा टूटने पर अपने आप रुक जाती थी। यह कोई मामूली बात नहीं थी। दोस्तों, इसे जापानी भाषा में जिदोका कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानवीय स्पर्श के साथ स्वचालन। इसका मतलब यह था कि मशीन केवल एक अंधी ताकत नहीं थी, बल्कि उसमें यह समझ थी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वह रुक जाए ताकि खराब कपड़ा न बुना जाए। यही जिदोका सिद्धांत आज भी टोयोटा की उत्पादन प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब साकिची टोयोटा एक बहुत ही सफल इंसान बन चुके थे। उनके करघों की मांग पूरी दुनिया में होने लगी थी। यहां तक कि इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी प्लेट ब्रदर्स ने साकिची के स्वचालित करघे का पेटेंट खरीदने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी रकम दी। लेकिन साकिची यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अमेरिका और यूरोप की यात्राएं की। वहां उन्होंने सड़कों पर फोर्ड और शेवरले जैसी कारों को दौड़ते देखा। साकिची की दूरदर्शी आंखों ने तुरंत भांप लिया कि आने वाला समय करघों का नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल का है।
उन्होंने समझ लिया कि अगर जापान को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो उसे अपनी खुद की कारें बनानी होंगी। लेकिन अब साकिची बूढ़े हो चुके थे, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, इसलिए उन्होंने यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने बेटे कीचिरो टोयोडा के कंधों पर डाल दी। कीचिरो भी अपने पिता की तरह ही जिद्दी, मेहनती और दूरदर्शी थे। साकिची ने मरते समय अपने बेटे से कहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन करघों को बेहतर बनाने में लगा दिया। अब तुम्हारी बारी है कि तुम जापान के लिए कारें बनाओ। साकिची के निधन के बाद कीचिरो ने अपने पिता के सपने को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने प्लेट ब्रदर्स से मिले पेटेंट के पैसे को ऑटोमोबाइल के शोध में लगा दिया। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था। कंपनी के कई शेयरधारक इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि जब हमारा करघे का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है तो हम कारों जैसे अनिश्चित और महंगे क्षेत्र में क्यों हाथ डालें, जहां पहले से ही अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का दबदबा है। लेकिन कीचिरो डटे रहे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुनाफे की बात नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य की बात है। कीचिरो ने अपने चचेरे भाई इजी टोयोडा और एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंजीनियर ताइची ओहनो के साथ मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने अमेरिकी कारों को खरीदा, उन्हें खोला, उनके एक एक पुर्जे का अध्ययन किया। शुरुआत में उन्हें भयानक असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके बनाए गए इंजन बीच सड़क पर बंद हो जाते थे, लेकिन वे रुके नहीं। कीचिरो हमेशा कहते थे कि इंजीनियर के हाथ गंदे होने चाहिए। जब तक आप खुद मशीन के पुर्जों को अपने हाथों से नहीं छुएंगे, आप कुछ नया नहीं बना सकते। इसी सिद्धांत को डर्टी हैंड्स रूल या गेंची गेनबुत्सु कहा जाता है, जिसका अर्थ है समस्या की जड़ तक जाने के लिए खुद मौके पर मौजूद रहना। काफी संघर्षों के बाद 1936 में उन्होंने अपनी पहली यात्री कार मॉडल ए तैयार की और इसी समय उन्होंने कंपनी का नाम टोयोडा से बदलकर टोयोटा कर दिया। जापानी भाषा में टोयोटा लिखने में 8 स्ट्रोक लगते हैं और 8 अंक को जापान में बहुत भाग्यशाली माना जाता है। साथ ही यह नाम इस बात का भी प्रतीक था कि अब यह सिर्फ एक परिवार की कंपनी नहीं रही, बल्कि पूरे जापान की कंपनी बन गई है। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। युद्ध ने जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अर्थव्यवस्था शून्य पर आ गई। बमबारी ने कारखानों को मलबे में बदल दिया। युद्ध के बाद जब जापानियों ने फिर से उठने की कोशिश की तो उनके सामने फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी अमेरिकी कंपनियों का पहाड़ खड़ा था। टोयोटा दिवालिया होने के कगार पर थी। महंगाई आसमान छू रही थी। कंपनी को अपने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा, जिसके कारण हड़ताल हो गई। उस समय कीचिरो टोयोडा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने कंपनी को बचाने और कर्मचारियों का गुस्सा शांत करने के लिए खुद कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ से ऊपर कंपनी और उसके लोगों को रखा। यह टोयोटा की संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां समाज और कंपनी को हमेशा व्यक्ति से ऊपर माना जाता है। कीचिरो के इस्तीफे के बाद इजी टोयोडा और ताइची ओहनो ने कंपनी की कमान संभाली। उन्हें पता था कि वे अमेरिका की तरह भारी मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते। उनके पास न तो इतने पैसे थे, न ही इतना कच्चा माल और न ही इतने बड़े गोदाम। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया जिसे जस्ट इन टाइम कहा जाता है। इसका मतलब था कि जो पुर्जा जब चाहिए तभी उसका उत्पादन किया जाए, न उससे पहले।
न उसके बाद। इससे गोदाम में सामान रखने का खर्च बच गया और बर्बादी बिल्कुल शून्य हो गई। ताइची ओहनो ने कानबान प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें कार्ड्स के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। उन्होंने हर तरह की बर्बादी, जिसे जापानी में मुड़ा कहा जाता है, उसे खत्म करने पर जोर दिया। इसी के साथ उन्होंने काइजेन की संस्कृति को जन्म दिया। काइजेन का मतलब है निरंतर सुधार। टोयोटा में हर एक कर्मचारी, चाहे वह सफाई करने वाला हो या कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी, सभी को यह छूट है कि अगर उन्हें काम करने के तरीके में कोई कमी दिखे तो वे उसे सुधारने का सुझाव दे सकते हैं। अगर असेंबली लाइन पर किसी वर्कर को लगता है कि कोई पुर्जा ठीक से फिट नहीं हुआ है, तो वह एक रस्सी खींचकर पूरी असेंबली लाइन को रोक सकता है। इसे एंडोन कहा जाता है। टोयोटा में इंसानों को मशीन नहीं माना जाता। वहां काम करने वालों को इज्जत दी जाती है। उन्हें टीम में काम करने और एक दूसरे की मदद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यही कारण है कि टोयोटा की कारें दुनिया में सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं। जब 80 के दशक में तेल संकट आया, तो दुनिया भर के लोग ऐसी कारों की तलाश करने लगे जो कम ईंधन पीती हों और सस्ती हों। उस समय टोयोटा की छोटी और टिकाऊ कारों ने अमेरिकी बाजार में तहलका मचा दिया। जो अमेरिकी कभी जापानी कारों का मजाक उड़ाते थे, वे अब टोयोटा खरीदने के लिए लाइन में लगने लगे। टोयोटा ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा कर लिया। आज लेक्सस से लेकर कोरोला और कैमरी जैसी कारें गुणवत्ता का प्रतीक बन चुकी हैं। दोस्तों, टोयोटा की इस सफलता का असली राज क्या है? इसका राज उन सिद्धांतों में छिपा है जो साकिची टोयोडा ने अपने जीवन से सीखे थे। पहला सिद्धांत, दूरगामी सोच। टोयोटा कभी भी आज के मुनाफे के लिए कल का नुकसान नहीं करती। उनका लक्ष्य हमेशा समाज की भलाई और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना होता है। दूसरा सिद्धांत, सही प्रक्रिया से ही सही नतीजे मिलते हैं। वे हर काम को पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ करते हैं। तीसरा सिद्धांत, अपने लोगों और भागीदारों को विकसित करना। टोयोटा अपने सप्लायर्स को भी अपने परिवार का हिस्सा मानती है और उन्हें भी बेहतर बनने में मदद करती है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, हमेशा सीखते रहना और सुधार करते रहना। साकिची टोयोडा ने कहा था कि गलतियों से डरो मत बल्कि उनसे सीखो। जब भी कोई समस्या आए तो खुद से 5 बार क्यों पूछो, ताकि तुम उस समस्या की असली जड़ तक पहुंच सको। आज जब हम एक बहुत ही तेजी से बदलती हुई दुनिया में रह रहे हैं, जहां तकनीक हर दिन बदल रही है, वहां साकिची टोयोडा और टोयोटा कंपनी की यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अगर आपके पास कोई विजन है, अगर आप कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते, अगर आप अपनी गलतियों से सीखने का मादा रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। एक गरीब बढ़ी के बेटे का वह सपना, जो एक छोटे से खलिहान में लकड़ी के करघे के रूप में शुरू हुआ था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के रूप में हमारे सामने खड़ा है। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। बस जरूरत है तो एक सच्ची लगन की, एक मजबूत इरादे की और हार न मानने वाले जज्बे की। आप भी अपने जीवन में काइजेन को अपना सकते हैं। हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने काम से प्यार करें और उसे पूरी शिद्दत से करें।
कौन जानता है, शायद आपके अंदर भी एक साकिची टोयोटा छिपा हो, जो दुनिया को बदलने का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, यह थी साकिची टोयोटा और उनके द्वारा स्थापित टोयोटा साम्राज्य की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए एक नई ऊर्जा दी होगी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और महान शख्सियत की कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने जीवन में निरंतर सुधार करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।